विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो विशेषण कितने प्रकार के बताएंगे? आप कहेंगे विशेषण भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण होता है? परिमाणवाचक। तो परिमाण में कौन कौन चीजें जाती हैं? परिमाण अर्थात क्वांटिटी, और क्वांटिटी में वह चीजें जाती हैं जो माप तोल की होती हैं, यानी जिनको मापा या तोला जा सकता है वो सभी क्या होती हैं? परिमाणवाचक। तो दोनों बात हो सकती है, माप तोल तो निश्चित भी हो सकती है और साथ ही अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित भी और दोस्त आपका अनिश्चित भी हो सकती है माप तोल तो। जी भैया, जैसे निश्चित का एक उदाहरण लिखें। आप बाजार गए, मैंने बोला आप बाजार से लेके आए 4 लीटर दूध, तो उसको माप के लेके आए, किसमें? लीटर में, और माप लिया तो फिक्स है आपका। मैं आपसे बोलूं कि भैया कुछ दूध, तो कुछ क्या बता रहा है कितना दूध? आप कहेंगे अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। यहां फिक्स कर दिया है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 बीघा खेत, ठीक है, 1 किलोमीटर रास्ता, लेकिन मैं बोल दूं कुछ रास्ता, कुछ रास्ता, तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं? क्या बोलेंगे? कुछ कपड़ा, क्या आप इसको कुछ में पता चल पा रहा है? नहीं। अगर मैं यहीं पर बोल दूं 2 मीटर कपड़ा, तो निश्चित हो जाएगा। यानी जो माप तोल है वो परिमाण में जाएगी, और दोनों तरह की हो सकती है, निश्चित और अनिश्चित। दूसरा होता है साथी संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण होता है, और संख्या बोधक जो होता है आपका, ये भी किसका बोध कराएगा? ये भैया संख्या का, किसका? संख्या का, नंबर का बोध कराता है, संख्या का बोध कराएगा। अब संख्या का बोध भी किस तरह का हो सकता है? निश्चित। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण सभी लिखे। और अनिश्चित भी हो सकता है। जी भैया, अनिश्चित भी हो सकता है। तो निश्चित में तो आ जाएगा, जैसे मैं बोल दूं 10 लड़के आ रहे हैं, तो आप उनको गिन सकते हैं भाई कितने लड़के हैं? 10 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती हो सकती है। एक नंबर दिया है निश्चित। और अनिश्चित में क्या है? मैं बोल दूं कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़के, तो अभी पता नहीं चला भाई, लड़कों को गिना तो जा सकता है लेकिन ये नहीं बताया कि कितने हैं। तीसरा जो होता है साथी, वो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसका बोध कराता है? यहां सीखने की बात है। सार्वनामिक विशेषण, यहां पर आपको 2 चीजें और सीखनी पड़ती हैं। सार्वनामिक विशेषण से पहले मैं आपको सिखाऊंगा मौलिक और यौगिक सर्वनाम, क्योंकि उसकी मदद से ही ये सीखा जा सकता है। तो ध्यान से देखना। कल मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो मूल सर्वनाम शब्द आपने कहा था भैया, मूल सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे 11। कौन कौन से? 11 होते हैं। मैं की बात हमने की थी, हम की बात हमने की थी, ठीक है, आपकी बात हमने की थी, ठीक है, तो कौन क्या की बात हमने की थी, जो सो की बात हमने की थी, ठीक है, तो ये कोई कुछ की बात हमने की थी। तो ये सब क्या है? मूल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। अच्छा, तो सार्वनामिक विशेषण और मूल सर्वनाम में क्या अंतर है, पहले तो इस बात को समझें। जैसे एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। मैं कहता हूं कि यह घर मेरा है। दोनों साथी इसको समझे, यह घर मेरा है। मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में, आपका वाक्य में शुरुआत में जो ये शब्द लिखा हुआ है यह, क्या ये एक सर्वनाम है? यस और नो। यह एक सर्वनाम है या नहीं है? जी भैया। और घर शब्द में कौन सा साथी आपका विकारी शब्द है? तो आप बोलेंगे यहां पर संज्ञा है भैया। तो सर्वनाम का पड़ोसी वाक्य की शुरुआत में यदि संज्ञा हो जाए, एक एक वाक्य आप भी लिखिए, सर्वनाम और शुरुआत में और उसके बाद में एक संज्ञा शब्द होना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया ये जो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा जब हो जाएगा तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वहीं पर यदि ये वाक्य ऐसे आ जाए, यह मेरा घर है, अब अर्थ तो वही है लेकिन स्थिति बदल गई। वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो गया? मैं शब्द से बना है सर्वनाम, और यह भी एक सर्वनाम है, हमने कल जाना, वो मूल सर्वनाम में आता है। यह वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम हो जाए, ये भी सर्वनाम और इसका पड़ोसी भी क्या हो गया? सर्वनाम। यानी सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक बार तब ये लिखें कि भैया अब कंफ्यूज नहीं होंगे। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम तो निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द तो सार्वनामिक विशेषण। ये दोनों के बीच का अंतर है।
तो ध्यान देंगे वाक्य में हमेशा, कभी भी आपके सामने वाक्य लिखा आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। जी भैया, अब अगला स्टेप मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, वो ये समझिए, ध्यान से देखना। मैंने बोला मूल सर्वनाम कितने हैं दोस्त, आप कहेंगे मूल सर्वनाम है भैया हमारे कितने, 11। जो 11 हैं आपके, इन्हीं को हम कहते हैं मौलिक सर्वनाम, कि कोई छेड़छाड़ ना हो और शब्द ऐसा ही लिखा मिले, कोई छेड़छाड़ नहीं। यानी यह के रूप में लिखा मिले, जैसे कुछ वाक्य लिख लेते हैं, यह मेरा 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 पेन है, ठीक है, इस तरह से एक वाक्य लिखा मिल गया। वह उसका भाई है, तो यहां पर सर्वनाम देखिए जरा ध्यान से। तो यहां जो ये बात आई है, यह कोई बदलाव नहीं, वह कोई बदलाव नहीं। एक होता है यौगिक सर्वनाम, उसको समझिए। तो यौगिक सर्वनाम होता है कि सर्वनाम को किसी और रूप में लिख दिया जाए, सर्वनाम को किसी और रूप में लिख दिया जाए। जैसे यौगिक सर्वनाम में कुछ उदाहरण लिखता हूं, ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखा। और दूसरा वाक्य मैंने लिखा, इनका घर यहीं पर है, इनका घर यहीं पर है। अब साथी समझिए, मुझे बताइए इस वाक्य में जो ये सर्वनाम है, ऐसा ये से बना हुआ है, इनका, ये जो दोनों सर्वनाम है, क्या ये 11 सर्वनाम शब्दों में आपने पढ़े थे, हां या ना? सिर्फ इतना बताइए, क्या ये 11 मूल सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आते हैं? मैं, तुम, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, आप, क्या उनके अंतर्गत ये आते हैं? तो सबने कहा नो नो नो। यानी कि जब सर्वनाम को मूल रूप में ना लिख करके किसी और तरह से रूपांतरित करके लिखे तो वही यौगिक सर्वनाम होता है। तो बात क्लियर है, मूल सर्वनाम यानी उसी रूप में लिखा जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जो 11 शब्द हैं सर्वनाम के वही लिखे मिलेंगे, कुछ भी परिवर्तन होता है तो यौगिक हो जाएगा। अब आते हैं वापस जो मैं आपको समझाने, तो हम किस पर पहुंच चुके थे, आपका सार्वनामिक विशेषण पर। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, ये भी 2 तरह के हो जाएंगे। अब बात क्लियर रहेगी, कैसे हो जाएंगे भैया, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यौगिक, तो आप क्या बात कहेंगे, अब बात समझ में आई भैया। तो मुझे बताइए, यह घर मेरा है, इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? यह घर मेरा है, इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा? सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है कि मौलिक उत्तर लिख दूं या फिर यौगिक लिखूं? सब दोस्त बताएंगे मौलिक लिखें कि यौगिक लिखें। तो आप कहेंगे भैया इसका जो उत्तर आएगा, सर्वनाम अपने ही रूप में है तो मौलिक सर्वनाम होगा। क्या होगा ये? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब सर्वनाम नहीं हो सकता क्योंकि अब विशेषण हो गया, क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो गया। मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात क्लियर है? और जब ये तीनों विशेषण ना मिले तो चौथा विशेषण कौन सा होता है? चौथा प्रकार होता है जो वस्तु के गुण को बताए, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ भी हो, वस्तु का आकार हो सकता है चौकोर, तिकोना, गोल, ठीक है, वो गुण हो सकता है ईमानदार, बेईमान, सच्चा, कपटी, वो अवस्था हो सकती है, वो स्थान हो सकता है बनारसी, जयपुरी, वो साथी स्वाद हो सकता है आपका कसैला, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, वह आपका अन्य कुछ भी होगा। तो मापतोल, परिमाण, गिनती कर सके तो संख्यावाचक, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा तो क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण, और बाकी सब गुणवाचक।